शिवं शुद्धिभूतं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर्न कर्मा न कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। जय बोले अनंतानंद से परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। पूरी श्री के 105 विश्वता श्री गम्या श्री माता जी की जय। अपन सभी लोग प्रायोगिक लब्धि समझ रहे थे और सब लोगों को अभी आतुरता होगी कि करण लब्धि में कब पहुंचेंगे और कब अपना टॉपिक फिनिश होगा। नाम तो छोटा सा दिख रहा है पंच लब्धि, पर टॉपिक फिनिश होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर अपन बहुत शांति से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। वैसे चाहे तो कोई एक दिन में ही पांचों लब्धि पढ़ सकता है, राइट, और 5 दिन में भी पढ़ सकता है, और पूरा लब्धि सार ग्रंथ पढ़े तो उसको 1 साल भी डिटेल में पढ़ते पढ़ते लग सकता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कैसे पढ़ना है। तो अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई आकुलता नहीं है, आराम से ज्ञान को प्राप्त करने में क्या आकुलता। तो धीरे धीरे अपन बिल्कुल क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपन प्रायोगिक लब्धि समझ रहे थे, तो प्रायोगिक लब्धि में ये था कि व्यक्ति ऐसे विशुद्ध परिणाम करता है और उस विशुद्ध परिणामों के द्वारा जो कर्मों की स्थिति थी उसको अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है, राइट। कर्मों की स्थिति का जो सत्व था, यानी कर्मों की स्थिति जो सत्ता में थी, उसको घटा 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 करके वो अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। और जो कर्मों का अनुभाग था, तो जो कर्मों का अनुभाग घातिया और अघातिया की जो अप्रशस्त प्रकृतियां, यानी जो पाप प्रकृतियां थी, उसके अनुभाग को चतुस्थानीय से द्विस्थानीय में कर देता है। और ऐसे जो विशुद्ध परिणामी जीव होता है उसको जो लब्धि प्राप्त होती है उसको प्रायोगिक लब्धि कहते हैं, राइट। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब कि ऐसा नहीं होता है कि जो कर्म जीव होता है वो एक ही समय में, उसको एक दो समय में ही वो सारे कर्मों को, यानी एक ही दो समय लग रहा हो, ऐसा नहीं है। थोड़े ही कर्मों को वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, क्षयोक्षम लब्धि और प्रायोगिक लब्धि में एक डिफरेंस आ रहा है। क्षयोक्षम लब्धि स्टार्टिंग की लब्धि थी और उसमें अपन क्या करते थे कि प्रति समय के जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसको हम देशघाती स्पर्धक में कन्वर्ट करते थे। आपको वो डायग्राम याद होगा कि अब जो नेक्स्ट उदय में आने वाले हैं, जो बिल्कुल एकदम रेडी है, आने वाले हैं, तो उसके सर्वघाती पार्टिकल्स को हम किसमें कन्वर्ट कर देते थे? देशघाती में। फिर हमने देशघाती रूप में उदय को भोगा, फिर जो सर्वघाती है उसको हमने देशघाती में किया, फिर जो नेक्स्ट समय में उदय में आने वाले उसको हम देशघाती में करते थे। तो उसमें जो प्रोसेस होती थी वो क्या थी? प्रति समय के सर्वघाती पार्टिकल्स को हम देशघाती में कन्वर्ट करते थे। लेकिन प्रायोगिक लब्धि में क्या है, मीन्स उसमें प्रति समय में कर्मों का काम हो रहा था। और प्रायोगिक लब्धि में अपन क्या करते हैं कि सारे के सारे जो डेंजरस कर्म है, जो सर्वघाती पार्टिकल्स है, जो सर्वघाती स्पर्धक है, वो सारे के सारे कर्मों को अंतर्मुहूर्त में ही उसकी स्थिति को हम क्या कर देते हैं? फिनिश कर देते हैं। उसमें एक एक समय का टैकलिंग नहीं है। क्षयोक्षम लब्धि में क्या था? एक समय में आने वाले उसको टैकल किया, फिर एक समय में आने वाले उसको टैकल किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो लग रही थी, पर वो सीक्वेंस है। प्रायोगिक लब्धि में क्या है
कि जो सारे के सारे जो कर्मों की स्थिति जो है, उस सारे के सारे कर्मों को एक साथ हम क्या कर देते हैं, फिनिश करते हैं। यानी अपन ने जो घातीय कर्म के जो स्पर्धक देखे थे, अस्थि और शैल रूप जो स्पर्धक आचार्य महाराज ने बताया, तो वो सारे के सारे अस्थि और शैल रूप जो स्पर्धक थे, उसको एक साथ हम उसकी स्थिति को क्या कर देते थे, समाप्त कर देते थे। और वहां पे क्या होता था, प्रति समय में होता था, और यहाँ एक साथ सारा काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रायोगिक लब्धि में ये डिफरेंस है कि एक साथ हो रहा है। दैट मीन्स ये लब्धियां सबसे बड़ा बेनिफिट क्या कराती है कि जो जो डेंजरस प्रोडक्ट्स है, जिन जिनसे हमको डर लग रहा है, जो जो कर्मों से हमको डर लग रहा है, उन कर्मों के डर को दूर भगाने के ग्रंथ का नाम है तो लब्धि सा, राइट। जो जो सर्वघाती से डर लग रहा था, उसको हमने देशघाती में कन्वर्ट कर दिया, क्षयक्षम लब्धि में। अनंत गुणा हीन होकर के हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। सर्वघाती की जो एनर्जी थी, उसको हमने अनंत गुणा हीन कर दिया। तो जो जो कर्मों से हमको डर लग रहा है, उन कर्मों को हम क्या कर देते, उनके डर को दूर भगा देते हैं। किस ग्रंथ के बेस पर? लब्धि सार ग्रंथ के बेस पर। तो लब्धि सार ग्रंथ बहुत अच्छा है। जो घुमट साजी कर्म कांड जी ग्रंथ है, उसमें वे पूरा कर्मों का जंजाल फैला हुआ है, सारे कर्मों के ये वो कितना सारा जंजाल फैला हुआ है, राइट। लेकिन लब्धि सार ग्रंथ में क्या करते हैं, इसीलिए उसका नाम कर्म घुमट सार कर्म कांड है, क्योंकि उसमें कर्मों का पूरा जंजाल, पूरा कांड बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। और लब्धि सार ग्रंथ में हम क्या प्रोसेस करते हैं कि बहुत सारे जो कर्म है, एक भाव के कर्म नहीं, दो भाव के कर्मों की स्थिति नहीं, सत्ता में जो हजारों भावों के कर्म रखे हुए हैं, हजारों हजारों भावों के कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो सारे के सारे कर्मों को हम क्या कर देते हैं, अंतर्मुहूर्त में समाप्त कर लेते हैं। यानी जैसे कोई जीव ने हजारों भावों की जो कर्मों की स्थिति है, उसको समाप्त करने के लिए उसको हजार भाव नहीं लेने पड़ेंगे। समझ में आया? हजारों भावों के जो कर्म इकट्ठे हैं, उसको फिनिश करने के लिए उसको 1000 भाव दूसरे नहीं लेने पड़ेंगे। प्रायोगिक लब्धि के बेस पर वो क्या कर लेगा, अंतर्मुहूर्त में रत्नत्रय के प्रभाव से वो हजारों भावों के जो कर्म है, उसको अंतर्मुहूर्त में क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव प्रायोगिक लब्धि में इतना बड़ा काम कर लेता है कि हजारों भावों के कर्म वो अंतर्मुहूर्त में फिनिश कर देता है, राइट। तो कितनी बड़ा उसने काम कर लिया, लेकिन फिर भी अभी श्योरिटी नहीं है कि उसको सम्यक्त्व प्राप्त होगा कि नहीं। सम्यक दर्शन कोई इतनी इजी चीज नहीं है कि अपन इतना समझ लेते कि हम जैन है, मंदिर जाते, इतना करते, उतने से हम सम्यक दृष्टि हो गए। उसके लिए जरूरी है तत्व चिंतन, उसके लिए जरूरी है वेद विज्ञान, उसके लिए जरूरी है जीव के स्वरूप का समीचीन ज्ञान, ठीक है, उसके ऊपर विचार, उस पर श्रद्धान। ये वेद विज्ञान रूप जो आत्मा के ऊपर एकाग्रता के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, वो हो जाएगा आपका तत्व चिंतन, और वो आपकी विशुद्धि में कारण बनेगा, राइट। तो तब कहीं जाके अपने को प्रायोगिक लब्धि हो सकती है। तो प्रायोगिक लब्धि में क्या हुआ कि हजारों भाव के इकट्ठे किए हुए कर्मों को भी हमने अंतर्मुहूर्त में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। लेकिन कौन कर पाएगा? रत्नत्रय के प्रभाव से, अपनी विशुद्धि के प्रभाव से वो जीव ये कर पाएगा। अब जो प्रायोगिक लब्धि है, ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं कि जो व्यक्ति प्रायोगिक लब्धि प्राप्त करता है, वो अपने वर्तमान के जो परिणाम है, मीन्स प्रेजेंट में अपने जो परिणाम होते हैं, उसके बेस पर प्रेजेंट को तो अच्छा बुरा कर ही सकता है, परिणाम जैसा है वैसा करेगा, राइट। पास्ट को भी क्या, वर्तमान के बेस पर उसको पास्ट को भी सुधार सकता है, फ्यूचर को भी सुधार सकता है, ठीक है। तो अब ये कौन सी बात हुई कि वर्तमान के परिणाम के बेस पे पास्ट को सुधारना, वर्तमान के परिणाम के बेस पे पास्ट को सुधारना, वो कौन सी बात हुई? ठीक है, वर्तमान में मैंने अच्छे परिणाम दिए, पास्ट को सुधार, तो वो कैसे बोली कि सपोज कोई जीव है, वो प्रेजेंट में अच्छे परिणाम कर रहा है, और उसको उस समय अच्छे परिणामों के द्वारा उसकी विशुद्धि बन रही है, उसका मन खुश है, फ्रेश है,
ठीक है, तो उसने अभी का अभी फल क्या होगा, सुख रूप फल होगा। और जैसे वो दुखी है, ठीक है, कोई भी बात से, तो उसने कि उसका परिणाम, उसके परिणामों का फल उसको उसी समय क्या मिला, दुख रूप मिला। जैसे परिणाम यानी मन के भाव, तो वो अभी अच्छे नहीं है, तो उसका फल तुरंत का तुरंत हमको दुख रूप मिला। और यदि परिणाम अच्छे है, तो उसका तुरंत का तुरंत फल हमको क्या मिला, सुख रूप मिला। तो वर्तमान के परिणामों की पावर क्या है कि जो हमको तुरंत के तुरंत भी रिजल्ट सुख रूप या दुख रूप देता है। अब ये तो वर्तमान का तो समझ में आ गया, फ्यूचर का भी समझ में आ गया कि हम फ्यूचर के लिए पॉजिटिव कर्मों को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो फ्यूचर भी हमारा अच्छा होगा। लेकिन पास्ट को, तो पास्ट को कैसे सही करेगा, तो इसलिए करेगा कि वर्तमान परिणामों की पावर इतनी है, इतनी जबरदस्त पावर है कि वो वर्तमान में अपनी विशुद्धि के द्वारा अपने अच्छे परिणाम करके उस पावर से क्या करता है कि जो कर्मों की स्थिति जो इतनी तेज थी, उन सबको घटा घटा करके अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। तो वो किस बेस पे की उसने अंतः कोड़ा कोड़ी, वर्तमान के परिणामों के बेस पर हुई ना। उसने वर्तमान के परिणाम इतने अच्छे कर लिए कि उसके जो पास्ट की जो कार्मिक अकाउंट था, उसमें जो कर्मों की स्थिति जो सत्ता में रखी हुई थी, उन सबको घटा घटा करके वो कहाँ पे ले आया, अंतः कोड़ा कोड़ी ले आया। तो ये वर्तमान के परिणामों का पावर देखिए कि वो प्रेजेंट को तो एट अ टाइम सुख और दुख में करता है, वो फ्यूचर को भी उसी तरह से करेगा। और यदि परिणाम अच्छे हैं तो वो पास्ट के कार्मिक अकाउंट को भी क्या कर देगा, हजारों भावों के कर्म को अंतर मुहूर्त में क्या कर देगा, फिनिश करने की कैपेसिटी रखता है। तो कितना बड़ा पावर है वर्तमान के परिणामों का, समझ में आ रहा है। तो ये हुई प्रायोगिक लब्धि की उपलब्धि था, मीन्स उससे क्या बेनिफिट है कि वो कितना बड़ा काम कर लेता है कि हजारों संख्यात वर्षों के जो कर्म पड़े हैं सत्ता में, उसको क्या कर लेता है, अंतर मुहूर्त में फिनिश कर देता है। कई लोग तो रोने लगते हैं कि देखो इस जन्म में मेरे से कौन कौन से पाप हो गए, परिस्थिति के कारण मेरे को कितने पाप करने पड़े, पता नहीं कौन कौन से कर्म करने पड़े, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा, मैं मेरे को भविष्य में किन किन कर्मों से बाधा पहुंचेगी, ये सब कर्मों को मैं कैसे चुकाऊंगा। लेकिन प्रायोगिक लब्धि से क्या हो जाएगा, अब जो हो गया उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, मीन्स उसका तो आपने कर ही लिया, पास्ट इज पास्ट। लेकिन अब क्या होगा, विशुद्धि के बेस पर वो जितने कर्म उसने बांधे थे वो अंतर मुहूर्त में फिनिश कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो जैसे कभी अज्ञानता के कारण और कभी कोई ऐसे पाप कर्म हमसे हो गए हैं, तब उसको लेके बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कितना बड़ा सॉल्यूशन बताया कि विशुद्ध परिणामों के बेस पर वो क्या कर लेता है, इतने हजारों हजारों भाव के कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त में फिनिश कर देता है। फिर ये तो अपने को तो याद है, तो वो इसी भाव के याद है कि ये गलतियां हो गई, ये संक्लेश परिणाम हमसे हो गए थे, ये परिस्थितियों में हमने ऐसा सोच के अपने मन को खराब किया था। तो वो सारे कर्मों को हटाने की ताकत किसमें है, तो प्रेजेंट के परिणाम में है, राइट। तो कितना बड़ा प्रायोगिक लब्धि से बेनिफिट है कि हम प्रेजेंट को तो एट अ टाइम अच्छा करते ही है, पर पास्ट को और फ्यूचर को भी, फ्यूचर के कर्मों की स्थिति को भी उसको सही कर देते हैं, राइट। तो ये आपको प्रायोगिक लब्धि की इंपॉर्टेंस समझ में आए। पर जरूरी नहीं है कि अभी आपकी करण लब्धि में एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी करण लब्धि का द्वार आपके लिए खुला अथवा नहीं खुला, उसके लिए फिर थोड़ी कंडीशंस और देखनी है। तो क्या कंडीशन देखनी है, तो करण लब्धि में तो वही एंट्री करेगा जिसको अंतर मुहूर्त के बाद क्या होने वाला है, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होने वाला है, वही व्यक्ति करण लब्धि में एंट्री कर पाएगा। दैट मीन्स प्रायोगिक लब्धि आपकी हो गई। अब अंतर मुहूर्त के बाद यदि आपको प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होने वाला है, then and then you will get the entry in करण लब्धि, तभी आपको करण लब्धि में एंट्री मिलेगी, राइट। तो अब अंतर मुहूर्त के बाद जिसको प्रथमोपशम सम्यक होगा होने वाला है, उसको ही एंट्री मिलने वाली है। तो अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए अब कौन सी कंडीशंस है, हम तो संगी भी है, पंचेंद्रिय भी है, पर्याप्तक भी है, गर्भज भी है, क्षयोपशम लब्धि भी प्राप्त कर ली, राइट। जैसे कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, तो उसने स्वाध्याय करके क्या कर लिया, अपनी विशुद्धि भी बढ़ा ली, राइट।
विशुद्धि बढ़ाने के बाद उसने आराम से उसके ऊपर जो उपदेश उसको प्राप्त हुआ उसके ऊपर श्रद्धान भी किया, अपने मन में धारणा भी बनाई, तो उसने देशना लब्धि भी प्राप्त कर ली, राइट। तो क्षयोपशम भी हो गई, देशना भी हो गई, उसने और विशुद्ध परिणाम करके हो सकता है प्रायोगिक लब्धि भी प्राप्त कर ली। लेकिन अभी भी क्वेश्चन है कि करण लब्धि में एंट्री होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो यहाँ पे ये बताया है कि जिस जीव ने, याद रखना ध्यान से, आज पीपीटी अवेलेबल नहीं है, आपको सुन के ही समझना है, अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है स्क्रीन पर, आपको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोली यहाँ पे कि आपने इतना भले पास कर लिया, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि आपको प्रथमोपशम सम्यक्त्व अंतर्मुहूर्त के बाद हो ही जाएगा। तो उसके लिए क्या, तो फर्स्ट बोला कि जिस जीव ने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर लिया, और जिस जीव ने कर्मों की जघन्य स्थिति का बंद कर लिया, उस जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता है। समझ में आया? जिस जीव ने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंद कर लिया हो या फिर कर्मों की जघन्य स्थिति का बंद कर लिया हो, तो दोनों को, यानी जो कर्मों की स्थिति जो सत्ता में है अपनी, उसका उत्कृष्ट बंद कर लिया हो या फिर जघन्य कर लिया हो, ठीक है, तो उन दोनों को भी क्या होगा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये कंडीशन फिर आ गई। अब उत्कृष्ट स्थिति का बंद, दैट मीन्स सपोज जो कर्मों की स्थिति जो ऑलरेडी अपनी सत्ता में है, वो उसका उत्कृष्ट स्थिति की उसका बंद हो गया उसको। जैसे कोई सपोज मोहनीय कर्म की किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर, जो मोहनीय कर्म की क्या है, उत्कृष्ट स्थिति है। अब किसी जीव ने मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति का क्या कर लिया, बंद कर लिया, राइट। तो अब उस जीव को क्या प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा? तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उस जीव को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जिस जीव को, जो जीव होता है वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करते समय सबसे पहले जब क्षयोपशम लब्धि में ही पहुंचता है, तो वो क्षयोपशम लब्धि में ही प्रत्येक समय में अनंत गुणा हीन करके सर्वघाती स्पर्धकों को कन्वर्ट करता है। जब वहां पे ही वो जीव अपने कर्मों की स्थिति का सत्व को डाउन कर लेता है, तो फिर करण लब्धि तक पहुंचेगा, प्रायोगिक लब्धि को पास करेगा, तब तक उसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की कैसे होगी? और यदि जीव ऐसी स्थिति बढ़ाता ही जा रहा है, तो फिर उसको करण लब्धि में एंट्री कैसे मिलेगी? जिसकी कर्मों की स्थिति का सत्व ही इतना हाईएस्ट है, तो उसको फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है? उसकी विशुद्धि अपन कैसे मानेंगे? क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वही जीव बांध सकता है जिसके परिणाम एकदम तीव्र है, संश्लेषित परिणाम है, एकदम परिणाम उसके क्या है, संश्लेषित तीव्र परिणाम है। तो फिर वो जीव कैसे सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा? क्या तीव्र संश्लेष परिणाम की कंडीशन में कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मंदिर गया, मंदिर जाके दर्शन करने, तो वो जीव बहुत गुस्से में, तो क्या वो जीव मंदिर जाएगा क्या? भगवान के दर्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। जब उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, जब उसके परिणाम थोड़े प्रॉपर हो जाएंगे, सही होने लगेंगे, तब वो जीव जाएगा और दर्शन करेगा, राइट है ना। जैसे एकदम गुस्से में बैठा है कोई व्यक्ति, बहुत उसके परिणाम उथल पाथल हो रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति स्वाध्याय करने बैठेगा क्या? नहीं करेगा, स्वाध्याय में मन ही नहीं लगेगा, राइट। कौन सा जीव बैठकर, कौन सा जीव मंदिर जा पाएगा, कौन सा जीव स्वाध्याय कर पाएगा? कि जिसने उस समय अपने परिणामों को मंद कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कि गुस्सा बहुत आया, लेकिन उसके बाद उसने अपने परिणामों को मंद कर लिया, तो बाद में उसको क्या हो सकता है, बाद में वो मंदिर जा सकता है, अपने परिणामों को संभाल लिया, तो फिर वो स्वाध्याय कर सकता है। लेकिन उस तीव्र संश्लेषता के कंडीशन में वो न मंदिर जा सकता है, न उसका स्वाध्याय में मन लग सकता है। तो सेम एज इट इज कि जिसको सम्यक्त्व प्राप्त करना है, राइट, वो तीव्र संश्लेषित कंडीशन में जहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद कर लिया है ना,
तो फिर उस कंडीशन में उसको सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होगा? तो जहाँ ये स्थिति का बंध है वहां पे कभी भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कर्मों की स्थिति सत्ता में है तो उस समय उसको सम्यक्त्व का बंध नहीं हो सकता। ये सिंपल बात है। अब दूसरी बात हम मन में सोच ले कि ठीक है, तीव्र संश्लेष परिणाम की सिचुएशन में तो कर्मों की स्थिति का सत्व है उसको हम घटा नहीं सकते हैं, राइट? वो हाईएस्ट है और हाईएस्ट है तो उसमें हमको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम एकदम लोएस्ट कर दें, ये भी तो कंडीशन है। हाईएस्ट में प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, राइट? तो हम जगन्य स्थिति बंद हो जिसका कर्मों की स्थिति का सत्व जगन्य हो तो उस समय में हमको सम्यक्त्व हो जाएगा तो हम जगन्य की ओर मूव कर दे। जगन्य दैट मीन्स लोएस्ट। तो सपोज किसी कोई जीव है उसका वेदनीय कर्म का जगन्य स्थिति बंद कितना होता है? 12 मुहूर्त। कितना होता है? 12 मुहूर्त। जगन्य कितना है? 12 मुहूर्त, राइट? और सपोज गोत्र और नाम कर्म है तो गोत्र और नाम कर्म का जगन्य स्थिति बंद कितना है? तो 8 मुहूर्त है। कितना है? 8 मुहूर्त। तो कोई ये सोचे कि हम ये कर्मों की स्थिति का सत्व है उसका जगन्य स्थिति बंद कर ले तो हमको क्या हो जाएगा? सम्यक्त्व हो जाएगा। तो इज इट पॉसिबल? आप ये सोचिए कि इतना कम स्थिति बंद कौन से गुण स्थान में हो सकता है? कर्मों की स्थिति का इतना कम कर्मों की स्थिति का सत्व इतना कम कौन से गुण स्थान में रहेगा? तो इतना कम सत्व तो 10वें गुण स्थान में रहेगा और 10वें गुण स्थान वाला व्यक्ति तो ऑलरेडी सम्यक्त्वी जीव है। जो व्यक्ति ऑलरेडी सम्यक्त्वी जीव है तो फिर वो कैसे सम्यक्त्व को, अब कौन सा सम्यक्त्व प्राप्त करेगा? वो तो श्रेणी पर चढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? वो जीव किस पे चढ़ रहा है? श्रेणी पर चढ़ रहा है। अब वो तो सम्यक्त्वी और श्रेणी पर चढ़ रहा है तो अब वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व क्या प्राप्त करेगा? ठीक है, उसके पास तो ऑलरेडी सम्यक दर्शन है। और प्रथमोपसम सम्यक्त्व कौन प्राप्त करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्राप्त करता है, राइट? तो फिर ये तो सम्यक्त्वी जीव है। इसलिए प्रूव हो गया कि जो आचार्य महाराज ने लिखा है कि कर्मों की स्थिति का सत्व जिसने जगन्य बांधा है वो भी कभी भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इनका जगन्य जो स्थिति बंद होता है वो ऊपर के गुण स्थानों में ही होता है और ऊपर के गुणस्थान वाले तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो फिर ऐसे जीव प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको दोनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई कि जिनकी कर्मों की स्थिति का सत्व हाईएस्ट है वो भी क्या प्रथमोपसम सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका उत्कृष्ट, उन्होंने उनकी कर्मों की स्थिति का सत्व है वो उत्कृष्ट है। सपोज मोहनीय का है तो 70 है, या वेदनीय का है तो 20 है, राइट? जो हाईएस्ट जिसका हो सकता है वो सब हाईएस्ट लेवल पर है। तो फिर ऐसे संश्लेषी जीव का कभी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो जिसका बिल्कुल जगन्य है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका बिल्कुल जगन्य है वो तो ऑलरेडी सम्यक्त्वी होगा क्योंकि उसका जगन्य है, राइट? तो वो तो जीव ऑलरेडी सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि है। तो फिर वो कैसे प्राप्त करेगा प्रथमोपसम सम्यक्त्व? प्रथमोपसम सम्यक्त्व अनादि मिथ्या दृष्टि जीव करता है, राइट? तो इसलिए हाईएस्ट वाला भी नहीं, लोएस्ट वाला नहीं। जैसे घर में भी अपन देखते हैं कि घर में यदि 4-5 बच्चे हो, ठीक है, पूरे फैमिली के मिला के, और कभी घर के जो बड़े होते हैं उनको कभी कहीं बाहर जाना होता है तो कौन से बच्चे को साथ में ले जाता है? जो सबसे बड़ा मस्तीखोर हो उसको ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? कि इसको साथ में ले जाओ तो बाकी सब लोग शांति से रह पाए, राइट? तो इसको ही साथ में ले जाओ। या तो फिर उसको लिया जाता है जो बिल्कुल एकदम शांत हो, कि जिसको बाकी सारे लोग मार मार के पिटाई करते हो, तो उसको ले जाओ कि ये पिटाई बेचारा सबकी पिटाई तो ना खाए, तो इसको ही ले जाओ। तो या तो क्या किसको लिया जाता है साथ में? जो सबसे मस्तीखोर हो। और किसको लिया जाता है? ये जो बिल्कुल शांत हो कि सबकी पिटाई खाता हो, ऐसे को लिया जाता है। जो बीच वाले होते हैं ना उनका बेनिफिट होता है। वो कहाँ रहते हैं? घर, यानी उनको घर में छोड़ दिया जाता है और बाकी लोगों को बाहर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो बीच वाले है ना उनको सम्यक्त्व प्राप्त होगा, हाईएस्ट वाले को भी ले
आउट कर दिया जाएगा और लोएस्ट वाले को भी आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि जिनका एवरेज है, बीच का है स्थिति पर, कर्मों की स्थिति का सत्व, ठीक है, उनको प्रथमोपसम सम्यक्त्व की योग्यता है। टाइम आज हो चुका है। अब कल अपन अनुभाग, ये अपन ने अभी कर्मों की स्थिति के सत्व के बारे में समझा, दैट मीन से बंध की अपेक्षा से समझा। अब कल अपन अनुभाग की अपेक्षा से, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। आज इतना ही रखते हैं। तो ऐसे जीव दो प्रकार के जो कभी भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते। माता जी, माता जी जिसको मतलब स्थिति बहुत उत्कृष्ट है तो वो तो प्रायोगिक लब्धि से उसको कम कर लेगा ना, तभी तो वो आगे जाएगा। लब्धि तो एक सीक्वेंस में हो रही है, तो जिसका उत्कृष्ट है तो फिर पहले तो वो प्रायोगिक से अपनी स्थिति को स्थिति कांडक करेगा, फिर जाके तो करण लब्धि होगी। यहाँ पे जो कंडीशन आचार्य महाराज ने पहले, देखो जो लब्धि सा ग्रंथि है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो उसमें पहले अपने को क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि, देशना और प्रायोगिक लब्धि एक्सप्लेन की, राइट। फिर उन्होंने बीच में करण लब्धि को एक्सप्लेन करने के पहले और कंडीशंस रख दी। क्या रख दी? कि ये कंडीशंस रख दी उन्होंने कि ये जो दो टाइप के जीव होते हैं वो लोग सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, तब उन्होंने क्या बोला था कि ये पॉसिबिलिटी जिनमें होती है संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, विशुद्ध, परिणामी, मंद, कषाई, राइट, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? ये पांचों लब्धि पूर्वक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। अब उन्होंने प्रायोगिक लब्धि से एक्सप्लेन कर दिया। फिर आचार्य महाराज ने ये सोचकर यहाँ पे ये वाला फंडा रख दिया कि कोई सोच, ये वाला टॉपिक उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अयोग्यता भी। आवाज चली गई माता जी, आवाज चली गई। यहाँ पे प्रायोगिक लब्धि के बाद ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व की कंडीशन नहीं समझाई है उन्होंने, ओवरऑल आवाज किसी जीव की कर्मों की स्थिति का हाईएस्ट अथवा लोएस्ट है, तो वैसे दोनों ही जीव प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। यानी और भी आगे कंडीशंस है वो अपन देखेंगे। तो वो सिर्फ आप ये मत सोचना कि ये प्रायोगिक लब्धि वाले जीव के लिए ही कहा गया है, राइट। ये तो नॉर्मली एक सामान्य कथन उन्होंने कहा है। जैसे स्टार्टिंग में अपने को एक सामान्य बता दिया था कि ये जिसमें योग्यता है वो प्रथमोपसम प्राप्त कर सकता है, तो उसी सीक्वेंस से उन्होंने प्रायोगिक तक समझा दिया। अब उन्होंने बीच में ये समझाया गाथा नंबर 8 कि ऐसा ऐसा वो कभी भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आप ये मत समझना कि प्रायोगिक लब्धि के बाद वाले जीव के लिए कहा गया, दिस इज कॉमन। अच्छा, वो तो किसी भी लब्धि के लिए, उसको तो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कि अपन ने क्षयोपशम में ही जब अनंत अनंत गुणाहीन कर दिया तो फिर प्रायोगिक तक तो वो 70 वाला पहुंचेगा ही नहीं, राइट ना। क्योंकि प्रायोगिक में पहुंचने, अपन ने कल भी देखा था कि जो जीव प्रायोगिक लब्धि में पहुंचेगा उसकी भी उत्कृष्ट स्थिति कभी 70 कोड़ाकोड़ी तक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कर्मों की स्थिति का सत्व 70 कोड़ाकोड़ी, क्योंकि वो हर जगह भी तो कम करके आया है। थोड़ा बहुत तो उसने कम, मैंने बताया था कि किसी की जो 70 कोड़ाकोड़ी हाईएस्ट है, राइट, कोड़ाकोड़ी सागर, तो उसने कहीं ना कहीं आगे कम करते करते 60 कर ली होगी। ठीक है, अपने परिणामों की विशुद्धि द्वारा कहीं ना कहीं वो माइनस करके तो आया ही है। 70 वाला पूरा का पूरा तो प्रायोगिक में एंट्री होगी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं 50 करके आया होगा। जिसकी 30 कोड़ाकोड़ी सागर की वो 25-20 करके आया होगा। अपनी विशुद्धि से वो माइनस करके तो प्रायोगिक में पहुंचा ही है, तभी पहुंचा है। और जब प्रायोगिक में पहुंचेगा तो फिर वो जो बची है उसको भी सीधा एकदम फटाक से वो क्या कर लेगा? अंतर मुहूर्त में अंतर कोड़ाकोड़ी कर देगा। गेटिंग? तो ये तो कॉमन उन्होंने लब्धि सा ग्रंथ में जिस तरह से सीक्वेंस से आचार्य महाराज चले हैं उसी अकॉर्डिंग हम समझा रहे, तो इनडायरेक्टली आप लब्धि सा ग्रंथि पढ़ रहे हो। तो माता जी मतलब हर लब्धि में थोड़ा थोड़ा स्थिति कांडक होगा ऐसा? जैसे कोई 70 कोड़ाकोड़ी वाला था
मिथ्या दृष्टि, तो वो जैसे क्षयोपम में आएगा तो थोड़ा कम होगा, देशना विशुद्धि सब में थोड़ा थोड़ा कम होगा। हर लब्धि में स्थिति कांडक नहीं होगा, क्योंकि अंतःकोड़ा कोड़ी तो खाली प्रायोगिक लब्धि में ही हो रहा है कि एक साथ इतने सारे कर्मों को फिनिश करके उसको अंतःकोड़ा कोड़ी में कर दिया। बाकी समय में तो एक एक समय का, जैसे आज मैंने स्टार्टिंग ही उसी से की थी कि क्षयोपम लब्धि वाला है वो तो एक एक समय का मैनेज कर रहा है। एक अब जो एक समय में उदय में आने वाला है उसका अनंत गुणा इनके, अब जो नेक्स्ट उदय में आने वाला है नेक्स्ट समय में उसका अनंत गुणा, एक एक समय, यानी एकदम कहते हैं ना कि एकदम जनरल वर्क है, बहुत लोएस्ट वाला काम है प्रायोगिक लब्धि के सामने, तो है ना। और विशुद्धि में और अपनी विशुद्धि बढ़ाएगा और धर्म के प्रति अनुराग रखेगा। और फिर जो देशना वाला था वो तो तत्वों को सुन के फिर वो धारणा में भी रखेगा, श्रद्धा भी करेगा, उस रूप विचार भी करना स्टार्ट करेगा, तो और उसकी विशुद्धि और उसके परिणामों में निर्मलता आएगी। और ये सब भी कांस्टेंट बनता रहे, बीच में ब्रेक हो गई तो फिर अपन जहां थे वहां पहुंच गए। ये सारा एकदम नॉन स्टॉप, इतने परिणामों की निर्मलता हमेशा रहे, क्षयोपम से अपन विशुद्धि में पहुंचे, विशुद्धि में से देशना में, देशना में से इतनी कांस्टेंट अपनी विशुद्धि बनती रहे, परिणाम अच्छे रहे, हमेशा शुभ परिणाम बने रहे, ये भी तो इम्पोर्टेंस है। अपने क्षयोपम विशुद्धि प्राप्त करे फिर वापस चले गए, फिर टूट गया, फिर प्राप्त करे फिर टूट गया, तो जरूरी नहीं कि अपन आ ही गए प्रायोगिक में, है ना जी माता जी। और हर जगह माइनस हो रहा है, लेकिन अंतःकोड़ा कोड़ी तो बहुत बड़ा काम है कि इतने सारे मतलब थोड़ा बहुत माइनस हो रहा होगा, जैसे 70 से 69 हो रहा होगा, 68 हो रहा होगा, लेकिन प्रायोग में सीधा अंतःकोड़ा कोड़ी हो जाता है ना, थोड़ा बहुत होता है माइनस। पर यहाँ तो पूरी स्थिति को एकदम चतुस्थानी को क्या कर दिया था, अनुभाग को भी हमने बिल्कुल एकदम द्विस्थानीय में कन्वर्ट कर दिया था, तो बहुत फास्ट काम हो गया है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते, कल अपन अनुभाग और प्रदेश के अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करेंगे। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सबको? माता जी एक मुझे भी डाउट है, जो आपने कल बताया था कि जैसे जो उसके चतुस्थानीय होते हैं तो उसमें दो तो कैंसिल हो जाती है क्योंकि अपन स्ट्रॉन्ग, मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहती है उनको अपन लोएस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पर जो लता और दारू बचते हैं दो, तो क्या दोनों के मात्र ही साथ में ही आते हैं कर्मोदय में कि अलग अलग आते हैं? वो तो देश गाती है, लता और दारू, ये तो अपने आचार्य महाराज ने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिए कि अब चार स्थान को नाम क्या दे, तो उन्होंने जिसको एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है उसको लता बोल दिया, राइट। दारू उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, अस्थि है वो उससे थोड़ा कठोर है, और जो शैल यानी पर्वत है उससे थोड़ा कठोर, दैट मीन्स कर्म भी कठोर होते हैं, राइट। कर्म भी का लेवल भी, उसका स्थिति का सत्व भी उतना कठोर है, तो वो समझाने के लिए बोल दिया, कोई ना कोई एग्जाम्पल से व्यक्ति समझ जाए। इसलिए आचार्य महाराज का ये उपकार है कि अपने जैसे शिष्यों को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए, तो फिर वो दोनों चतुस्थान का अनुभाग दोनों का फिनिश हो जाएगा, तो फिर ये देशघाती वाला अनुभाग बचेगा, ठीक है ना। तो फिर वो देशघाती का तो देशघाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन नॉर्मली में नहीं बोलते कि हमने अच्छा काम किया, कर्म तो बहुत बड़ा उदय में आने वाला था, लेकिन हमने अच्छे मुनि महाराज के दर्शन करने चले गए थे और उसकी उस समय अच्छे विधान किया था, पूजन की थी, विशुद्धि अच्छी बचाई थी, और फिर आते आते एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक हुआ था लेकिन हमको खरोच तक नहीं आई, बोलते हैं ना, तो ये क्या हुआ माता जी? है ना गेटिंग, कि वो कर्म तो भयंकर था, कि इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि कार की हालत देख के कोई कह नहीं सकता कि एक भी अंदर का व्यक्ति बचा होगा, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आई। तो व्हाट इज दिस, ये वो बात हुई कि कर्म का उदय तो तीव्र था लेकिन हमने क्या कर दिया, परिणामों से, अपनी विशुद्धि से। जी माता जी, ठीक है माता जी। शामी माता जी। जी